स्टूडेंट, मैं प्रेम शंकर पाठक योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज डाल्टनगंज में बीसीए डिपार्टमेंट में कंप्यूटर टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। आज का टॉपिक बीसीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए है पेपर 4, जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के रूप में जाना जाता है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग पेपर 4, इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि सिस्टम क्या है। व्हाट इज सिस्टम? द वर्ड सिस्टम कन्वर्स ए वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सिस्टम का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और ये वर्ड सिस्टमा से लिया गया है। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिस्टेमा, which means an organized relationship among the functioning units or components। कई फंक्शनिंग यूनिट्स हैं जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बटे हुए रहते हैं और वो सारा जब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता हो तो एक सिस्टम का निर्माण करता है। हम डेली लाइफ में देख सकते हैं कि कई तरह के सिस्टम काम करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी केम इनटू contact with the transportation system, the communication system, the accounting system, the production system, the economic system, and for over 3 decades the new system is computer system। तो कई तरह के हमने देखा स्टूडेंट्स, कई तरह के सिस्टम्स होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को इस पेपर में जो पढ़ना है वो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, ये सब के पीछे ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज तरीके से आपस में जुड़े हुए रहते हैं और कई कंपोनेंट्स आपस में जुड़कर एक फंक्शन, एक स्पेसिफिक गोल के लिए एक फंक्शन कंप्लीट करते हैं, जिसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का भी वही कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग और आगे देखेंगे। देयर आर वेरियस डिफिनेशन ऑफ द वर्ड सिस्टम बट मोस्ट ऑफ देम सीम टू हैव ए कॉमन आइडिया द सजेस्ट दैट। कहने का मतलब है सिस्टम को हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन वे में हम लोगों ने देखा हम लोगों ने अगर देखना चाहें एक कॉमन वर्ड में, तो ए सिस्टम इज एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू ए प्लान टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। यानी कि जब हमारा कोई भी प्लानिंग ऑर्गेनाइज तरीके से इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हो और एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम करे कोई स्पेसिफिक गोल के लिए, तो उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। इसको इस तरह से कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कभी कभी एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज सिस्टम, तो उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ए सिस्टम इज़ एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू ए प्लान टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। एक निश्चित गोल को अचीव करने के लिए हम लोग इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एक प्लान के तहत जो काम करता है उसी को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। द वर्ड कंपोनेंट में रेफर टू फिजिकल पार्ट्स। कंपोनेंट्स कई तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कार का, तो कार के लिए इंजन और व्हील्स एक फिजिकल पार्ट्स है, यानी कि इसे हम फिजिकल कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। द वर्ड कंपोनेंट में रेफर टू फिजिकल पार्ट्स, इंजन और व्हील्स ऑफ कार एंड मैनेजरियल स्टेप्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कार के लिए अगर फिजिकली कंपोनेंट्स की बात करें हम, तो बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे व्हील्स हो गए, फिजिकली पार्ट्स जो कार का बॉडी है, स्टीयरिंग है, और भी कई चीज़ें को हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब मैनेजरियल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कार बनाने में क्या प्लानिंग किया गया, ऑर्गेनाइजिंग कैसे किया गया, इसको कंट्रोलिंग कैसे किया जाता है, ये सब हमारा मैनेजरियल
पार्ट के अंतर्गत आएगा। द कंपोनेंट्स में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और ये सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बेसिक हो सकता है, एडवांस्ड हो सकता है। दे मे बी ए सिंगल कंप्यूटर विथ ए कीबोर्ड। अगर हम कंप्यूटर की बात करें नॉर्मल वे में, पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, तो वो कई कंपोनेंट्स से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, मॉनिटर्स, तो ये सारे इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये सब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रॉपर वे में कंप्यूटर सीपीयू से जुड़े हुए रहते हैं, और जो कि कंप्लीट एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। इसीलिए ये कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स कहेंगे, ठीक है। द कंपोनेंट्स में ए सिंपल और कॉम्प्लेक्स, बेसिक और एडवांस। दे मे बी ए सिंगल कंप्यूटर विथ ए कीबोर्ड, मेमोरी एंड प्रिंटर, or a series of intelligent terminals linked to a mainframe. In either case, each component is part of the total system and has to do its own share of work for the system to achieve the desired goal. कोई भी सिस्टम बनता है तो कोई ना कोई डिजायर्ड गोल को अचीव करता है, और डिजायर्ड गोल को अचीव करने में कई कंपोनेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मली हमने बताया कि पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं या मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो उसमें इनपुट आउटपुट्स पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो आपको कंपोनेंट्स के रूप में जुड़े हुए रहते हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जुड़कर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। अगर इंडिविजुअली हम देखें, कीबोर्ड्स, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर अपने आप में ये एक सिस्टम ही है। अगर चूँकि हम कीबोर्ड्स का बात करें, प्रिंटर्स की बात करें, तो कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स के अंदर भी कई कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, और वो भी कंपोनेंट्स आपको ऑर्गेनाइज तरीके से जुड़े हुए हैं, तभी हमारा ये जो इनपुट्स आउटपुट्स डिवाइसेस हैं काम करता है। तो अपने आप में ये कंपोनेंट, ये सिस्टम है, बट कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज ए सिस्टम। क्लियर होने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज ए सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस क्या है? सिस्टम एनालिसिस इज ए टर्म which refers to the study of existing system in terms of system goals, procedures to achieve these goals, and to find out the better means to improve the existing system. तो सिस्टम एनालिसिस क्या है, क्या करता है, इसे समझने के लिए ये देखना होगा कि सिस्टम एनालिस्ट एक पर्सन होता है, और वो देखता है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसको वो पहले स्टडी करता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करता है, और वो उसमें फाइंड आउट करता है कि इसमें जो सिस्टम हमारा चल रहा है, जिस गोल के लिए ये सिस्टम चल रहा है, वो कितना सही है और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करता है और उस गोल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है कि इस सिस्टम जो पहले से चल रहा है उसमें हम और क्या अपडेट कर सकते हैं और इजी वर्क कैसे कर सकते हैं और गोल हमारा अचीव भी हो। ये सारे चीज़ का स्टडी करके और उसको एक प्रॉपर तरीके में पूरा प्लानिंग करता है। ये सारा काम सिस्टम एनालिसिस का है। इसके लिए सिस्टम एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस होते हैं। इसको हम लोग 4 तरीके से बांट सकते हैं। देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम एनालिसिस। पहला, आउटपुट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी सिस्टम इट इज़ रिक्वायर्ड to know the goal of the organization. Defining goal is a very vital in system work. If we do not know where we want to go, we will not know when we have reached this. We will be unnecessarily wasting our time and energy in the process. But when we know our aim, we will do our best effort to achieve that goal. कहने का मतलब है कि जो भी सिस्टम एनालिस्ट के 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आउटपुट का। कहने का मतलब है कि कोई भी सिस्टम अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारे दिमाग में
यानी सिस्टम एनालिसिस के दिमाग में वो गोल निर्धारित रहता है कि हमारा जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसका एम क्या है, क्योंकि वो एम अगर जब तक क्लियर नहीं होगा वो उसका काम एफर्टलेस हो जाएगा और वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सिस्टम एनालिस्ट अपने आउटपुट को पर ध्यान केंद्रित करता है कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। जब तक आउटपुट क्लियर नहीं होगा हम इनपुट नहीं ले सकते हैं। इसलिए पहला पॉइंट है आउटपुट। सिस्टम एनालिस्ट के दिमाग में उसका गोल, उसका एम, आउटपुट ये स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए, तभी वो आगे कोई काम कर सकता है। जब आउटपुट क्लियर हो जाएगा तो फिर आउटपुट के अकॉर्डिंग वो इनपुट का निर्धारण करता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे इनपुट्स। वंस वी know the output, the next step is to determine the inputs. Sometimes it may happen that the required information may not be readily available in proper form. कहने का मतलब है कि जब आउटपुट क्लियर हो गया तो सिस्टम एनालिसिस आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट्स का निर्धारण करता है, बट इनपुट्स के रूप में जो डेटा होता है वो हमेशा प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो बहुत सारा इनपुट डेटा पहले गैदर करता है और उसमें से वो जो काम लाइक डेटा है उसका वो सिलेक्शन करता है, और उसका अगर गलत फॉर्मेट में है तो उसको सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ये सारा काम आपका इनपुट्स के रूप में सिस्टम एनालिसिस करता है। मे नॉट बी रेडली अवेलेबल इन प्रॉपर फॉर्म, दिस मे बी बिकॉज द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स आर नॉट प्रॉपरली डिज़ाइंड। हो सकता है कि हमें जो डेटा मिला है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम से मिला है और वो डेटा सही तरीके से प्रॉपर डिफाइंड नहीं हो कि इस डेटा का क्या मतलब है और क्या इसका यूटिलाइजेशन है। तो सबसे पहले सिस्टम एनालिस्ट आउटपुट पर गोल करता है, आउटपुट निर्धारण करता है। दूसरा, आउटपुट को दिमाग में रखकर उसके अकॉर्डिंग इनपुट्स लेता है कि कौन कौन से डेटा को हम लोग इनपुट्स लेंगे, और इनपुट्स लेने के लिए डेटा का सही फॉर्मेट में होना आवश्यक है। और जब हम इनपुट का निर्धारण करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखते हैं उसका मापदंड है कि कैसे हम मापेंगे, कैसे ये जानेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सही है, ऑर्गेनाइज तरीके से प्रॉपर वे में है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है एक्यूरेसी। द डेटा शुड बी एक्यूरेट बिकॉज इफ द डेटा इज नॉट करेक्ट देन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड विल बी रॉन्ग। अगर हमारा डेटा गलत होगा तो हमारा आउटपुट भी गलत होगा। इसलिए सबसे पहले डेटा सिलेक्शन के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि हमारा डेटा क्या हो, एक्यूरेट हो। दूसरा पॉइंट टाइमलाइंस। इफ़ द डेटा इज़ नॉट अवेलेबल एट द टाइम देन द इंटायर सिस्टम में फेल। टाइमलाइन कहने का मतलब है जब भी हमें डेटा की ज़रूरत हो प्रोसेसिंग के टाइम, उस समय हमारा डेटा उस टाइम पर उपलब्ध हो, सही फॉर्मेट में उपलब्ध हो, इसी को हम लोग टाइमलाइन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट। ये पहले भी चर्चा हो चुका है कि जब भी हम लोग डेटा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। चौथा है इकोनॉमी। डेटा जो भी हो वो इकोनॉमिकल हो, बजट के अंतर्गत हो। ऐसा नहीं हो कि हमारा जो काम है उससे ज़्यादा हमारा अधिक से अधिक डेटा कलेक्शन में न खर्च हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखना है। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द डेटा मस्ट बी प्रोड्यूस एट ए लो कॉस्ट। तो जब हम 4 बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें 2 बेसिक एलिमेंट्स आप लोगों ने देखा, पहला आउटपुट, दूसरा इनपुट। आउटपुट में आपने देखा कि सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम एनालिस्ट जो है, जब सिस्टम एनालिसिस का काम करता है तो उसके पास सबसे पहले उसका आउटपुट क्लियर होना चाहिए। आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट लेता है। इनपुट के दौरान भी आपने देखा कि कौन कौन से मापदंड वो मापदंड के अनुसार वो डिसाइड करता है कि हमें क्या क्या इनपुट लेना है। तीसरा पॉइंट है फाइल्स। जब भी हम कोई डेटा लेते हैं तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें फ़ाइल की आवश्यकता होती है। फाइल यानी कि डेटा को डेटा जिस जगह पर हम लोग स्टोर करते हैं एज ए कंटेनर, उस कंटेनर को ही फाइल बोलते हैं। फाइल को हम लोग टेम्प्रोरी और परमानेंटली दोनों तरीके से स्टोर कर सकते हैं। टेम्प्रोरी फाइल करेंट काम के लिए यूज़ होता है
जबकि परमानेंट फाइल हम इन फ्यूचर कभी भी इस्तेमाल करना है तो उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वी नो दैट द फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम परमानेंट डेटा विच will be helpful for future work. The data permanently stored may be used for the processing or transaction processing. These are stored in files in terms of isolated facts or in large volumes. बहुत बड़े पैमाने पर, large volume, बहुत बड़े पैमाने पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा को स्टोर करके रखता है। तो सिंपल वे में, डेटा इजीली वे में अगर स्टोर करना हो तो हम लोग फाइल बनाते हैं। अलग अलग फाइल अलग अलग नाम से बनाते हैं और फाइल को हम लोग फोल्डर के अंदर रखते हैं। जब जैसा ज़रूरत हो उसके अनुसार फोल्डर और फाइल हमें जितना ज़रूरत हो उतना कंप्यूटर सिस्टम में बना सकते हैं। तो 4 बेसिक एलिमेंट्स में 3 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट आउटपुट, दूसरा पॉइंट इनपुट, तीसरा पॉइंट फाइल और चौथा पॉइंट है प्रोसेस। इन दिस स्टेज द इनपुट्स आर प्रोसेस्ड। अब जो भी हम इनपुट लेंगे उसका प्रोसेसिंग होगा, इसलिए कि इनपुट का प्रोसेस होने के बाद ही हमें कोई आउटपुट मिलेगा। ये बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल है कि जब भी हम कोई इनपुट्स लेते हैं तो उसका प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसर करता है, और उसके बाद आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग के रूप में सिस्टम एनालिसिस प्रोसेसिंग का काम करता है या कंप्यूटर सिस्टम के जरिए करवाता है। इनपुट्स आर proposed to produce the desired output. The involves the program and the way in which data is processed through the computer. The processing involves a set of logical steps. These steps are required to instruct the computer, and this is done by a series of instruction is called a program. अब देखिए, जब हमें कोई भी डेटा को प्रोसेस कराना है तो कंप्यूटर डायरेक्टली डेटा को नहीं समझता, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें कोई लैंग्वेज की ज़रूरत होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत होता है। तो कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जब उसमें कोडिंग किया जाता है, इंस्ट्रक्शन लिखना, कोडिंग करना दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन लिखना, जब कोडिंग किया जाता है लाइन बाय लाइन, और वो भी अकॉर्डिंग टू गोल के अनुसार, आउटपुट के अनुसार, जब हम प्लानिंग के तहत उसमें कोडिंग करते हैं और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट तैयार होता है तो उसे हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम यानी कि लॉजिकल कोडिंग प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में, और जब प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो उसी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि सिस्टम एनालाइज्ड के 4 एलिमेंट्स क्लियर हुए। पहला पॉइंट था आउटपुट, दूसरा पॉइंट था इनपुट, तीसरा पॉइंट था फाइल और चौथा पॉइंट था प्रोसेस। यानी कि ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए सिस्टम एनालिसिस का काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, रोल ऑफ ए सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल है? ए सिस्टम एनालिस्ट is a person who conducts a study, identifies activities and objectives and determines a procedure to achieve the objective। यानी कि सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है? पर्सन होता है, और इसके कई काम हैं। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम का स्टडी करता है, उसको ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करता है एंड डिटरमाइन करता है कि हम कौन सा प्रोसीजर अपनाएं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। कोई भी गोल है तो उसका गोल को प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन सा प्रोसीजर, कौन कौन सा प्लानिंग करेंगे, ये सारा काम सिस्टम एनालिस्ट का है। Designing and implementing systems to suit organizational needs are the functioning of the system analyst. He plays a major role in seeing business benefit from computer technology.
The system analyst should have high communication skill and writing ability. He uses this skill to coordinate the efforts of different type of person in an organization to achieve business goals. यानी कि सिस्टम एनालिस्ट के पास ये एबिलिटी होना चाहिए, राइटिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, ताकि वो कंपनी के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉयर्स, डायरेक्टर, मैनेजर, इन लोगों के साथ ये बैठ के अच्छा से कम्युनिकेशन कर सकता है, उससे डेटा शेयर कर सकता है, डेटा अचीव कर सकता है, और इसमें राइटिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, नॉलेजेबल होना चाहिए, अपने काम के का नॉलेज होना चाहिए, अपने सिस्टम जो भी आप निर्धारित करते हैं अचीव करने के लिए, वो सब का इनके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अगर अलग तरीके से हम लोग देखें, व्हाट ए सिस्टम एनालिस्ट डज, सिस्टम एनालिस्ट क्या कर सकता है, इसको हम लोग अलग से पॉइंट वाइज पॉइंट डिफाइन करेंगे और देखेंगे। ए सिस्टम एनालिस्ट कैरीज आउट द फॉलोइंग जॉब। पहला पॉइंट, द फर्स्ट एंड परहैप्स मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इज प्रॉब्लम डिफिनेशन। यानी कि सबसे पहला और सबसे टफ वर्क है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना, आखिर प्रॉब्लम है क्या, उसका डिफाइन करना है। बिजनेस प्रॉब्लम्स आर क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डिफाइन, और बिजनेस के प्रॉब्लम को, बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन करना अपने आप में एक टफ काम है, डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड अंटिल दे आर प्रिसाइजली एंड क्लियरली डिफाइंड। हम तब तक कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ न लें। जब प्रॉब्लम हम सही तरीके से समझ लेंगे तो फिर उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। इसलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और सिस्टम एनालिस्ट सबसे पहला काम यही करता है। दूसरा काम, इनिशियली ए सिस्टम एनालिस्ट डज नॉट नो हाउ टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। He must consult with manager, users and other data processing professionals in defining problems and developing solution. शुरुआत में क्या होता है कि सिस्टम एनालिस्ट को पता नहीं होता है कि हम जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए वो कई तरह का इंटरव्यू कंडक्ट करता है, मैनेजर्स के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है, और उसी में से वो सॉल्यूशन को फाइंड करता है। प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग सॉल्यूशन, ही यूजेस वेरियस मेथड्स फॉर डाटा गैदरिंग टू गेट द, डाटा गैदर करने के लिए वो कई तरह के मेथड को अपनाता है। वो डायरेक्टर के पास, मैनेजर के पास, एम्प्लॉयर के पास जाता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, इंटरव्यू कंडक्ट करता है और बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट, हैविंग गैदर्ड द डेटा रिलेटिंग टू ए प्रॉब्लम, द सिस्टम एनालिस्ट एनालिसिस देम एंड थिंक्स ऑफ प्लान टू सॉल्व इट। बहुत सारे लोगों से, कंपनी में बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद वो बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करके जमा करता है, गैदर करता है, और फिर वो उसी में से जो काम लाइक डेटा है उसका यूटिलाइज करके वो आगे उसमें काम को प्रोसीड करता है। ही मे नॉट कम अप पर्सनली विथ द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बट पुल्स टुगेदर अदर पीपल्स आइडियाज़ एंड रिफाइन देम until a workable solution is achieved। उसी डेटा गैदर जो हुआ उसी में से वो डेटा का सिलेक्शन करता है, और वो जो काम का डेटा है उसको सेलेक्ट करके वो आगे का काम करता है। चौथा पॉइंट, सिस्टम एनालिस्ट कोऑर्डिनेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन सिंस मैनी प्रॉब्लम हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या है, सिस्टम एनालिस्ट जब डेटा गैदर कर लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, उसमें से सही सिलेक्शन कर लिया, तो उसके पास सॉल्यूशन 3-4 तरह का सॉल्यूशन बनाता है, और उसमें से जो बेस्ट है उसका वो सिलेक्शन करता है। सिस्टम एनालिस्ट कोऑर्डिनेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन सिंस मेनी प्रॉब्लम्स हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द सिस्टम एनालिस्ट मस्ट इवेलुएट द मेरिट ऑफ सच प्रपोज्ड सॉल्यूशन बिफोर रिकमेंडिंग वन टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के रिकमेंड करने से पहले जब वो
अच्छे तरीके से एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझ लेता है, वो सारा आइडियाज़ ले लेता है कि यहाँ कैसे काम हो रहा है और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो मैनेजर को प्रपोजल देने से पहले वो सॉल्यूशन का एक डिसीजन लेता है और एक फाइनली सॉल्यूशन को वो आगे मैनेजर तक पहुंचाता है। सिस्टम एनालिस्ट आर ऑफन रेफर्स टू एज प्लानर्स। ए की पार्ट ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट जॉब इज़ टू डेवलप ए प्लान टू मीट द मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स। और वो क्या करता है, प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करने के बाद वो गोल को दिमाग में रख कर प्लानिंग करता है कि कैसे हमें काम करना है, उसके बाद वो मैनेजमेंट से मिलता है। व्हेन द प्लान हैज़ बीन एक्सेप्टेड, जब उसका प्लान एक्सेप्ट हो जाए, सिस्टम एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग इट सो दैट मैनेजमेंट्स गोल कुड बी अचीव्ड। जब वो अपना प्रपोज जो भी उसका सॉल्यूशन करने का तरीका था, सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका था, उसको जब मैनेजर पास प्रपोज करता है और वो अप्रूव्ड हो जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो डिज़ाइनिंग का काम शुरू करता है। इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग इट सो दैट मैनेजमेंट्स गोल कुड बी अचीव्ड। सिस्टम्स डिज़ाइन इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स एंड प्रीशियस टास्क। सिस्टम डिज़ाइनिंग करना भी अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, कॉम्प्लेक्स भी है, बट सिस्टम डिज़ाइन मस्ट है, क्योंकि जब सिस्टम एनालिस्ट का ही काम है सिस्टम को एनालिसिस करना, उसके बाद डिज़ाइन करना, जब एनालिसिस करने के बाद डिज़ाइन करना, अगर वो डिज़ाइन नहीं करेगा तो सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सिस्टम लागू नहीं होगा, सिस्टम नहीं बन पाएगा। सिस्टम मस्ट बी थ्रोली tested. The system analyst often coordinate the testing procedures and helps in deciding whether or not the new system is meeting standards established in the planning phase. सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद उसका टेस्टिंग होता है। जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम बनाएं और अपने दिमाग में गोल को रखते हुए बनाएं और वो गोल हमें वाकई में अचीव हुआ कि नहीं हुआ, सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट टेस्टिंग करता है और टेस्टिंग करने के बाद वो जो भी गोल है अगर उसको कम्प्लीटली अचीव करता है तो फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।